एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ग्राफ से रिलेटेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको काम में आने वाले हैं ना सिर्फ इस काइनेमेटिक्स चैप्टर के बल्कि पूरे फिजिक्स में, और ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि जितने भी ग्राफ्स पॉसिबल हैं उन सारे ग्राफ्स को समझने में, उनसे वैल्यूज़, उनका मतलब इंटरप्रेट करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास स्लोप ऑफ अ ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास होता है स्लोप और हमारे पास होता है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पे स्लोप हम समझ सकते हैं कि कोई भी ग्राफ है और ग्राफ का कुछ ना कुछ शेप होगा। ग्राफ का शेप हो सकता है, देखिए ग्राफ का शेप जो है वो हो सकता है आपके पास कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, आपके पास कोई वर्टिकल लाइन हो सकती है, आपके पास कोई स्लेंट लाइन हो सकती है, आपके पास यहाँ पे कोई ऐसे कर्व हो सकता है। तो ग्राफ चाहे कैसा भी हो, ऐसा ग्राफ हो तो स्लोप हमारे पास आएगा 0, ऐसा ग्राफ हो स्लोप आएगा हमारे पास इनफाइनाइट, ऐसा ग्राफ हो तो हमारे पास स्लोप आएगा पॉजिटिव इस पूरी लाइन के लिए और वो कांस्टेंट भी होगा। ऐसा ग्राफ हो तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आने वाला है। यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। तो ऐसे ही ग्राफ चाहे कैसा भी हो, ग्राफ का स्लोप किसी भी एक पॉइंट पर उस ग्राफ का जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पर वो हमें देता है dy by dx। वो हमें क्या देता है? dy by dx हमें वो देता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें उस ग्राफ का मिल जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप यदि हम बता देते हैं तो। अब इससे क्या हुआ? अब अलग अलग y और अलग अलग x के लिए ये जो क्वांटिटी है dy by dx, इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं, यदि लीनियर मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ आपको दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो उनका जो स्लोप है बेटा, उनका जो स्लोप है वो आपको देने वाला है dp by dt। और इन न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। यदि मान लीजिए आपके पास x और x जो है पोजीशन और यहाँ पे टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, उसका स्लोप यदि आप देखना चाहते हैं तो स्लोप आपको यहाँ पे देगा क्या, dx by dt, और ये होता है हमारे पास वेलोसिटी के बराबर। यदि मान लीजिए ग्राफ आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में दिया हुआ है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ दिया है, तो उसका जो स्लोप है किसी भी एक पॉइंट पर आपको वो देने वाला है क्या, dv by dt, और वो क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। अब मान लीजिए आपके पास ग्राफ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टाइम के साथ, या मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के साथ यदि ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप है d phi b by dt, ये आपको क्या देगा बेटा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आपको देने वाला है। यदि आपके पास चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो dq by dt आपको करंट देने वाला है। तो ऐसे ही ग्राफ चाहे किसी के बीच में हो, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ हो, उसका जो स्लोप है हमें dy by dx के बराबर वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट इसमें यह है कि जनवरी 2 को 2 PM पर 3 घंटे का एक टेस्ट होने वाला है, और उस टेस्ट को यदि आप क्लियर करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और स्टडी ग्रुप में क्या होगा कि आपको मेंटरशिप मिलने वाली है टॉप एजुकेटर्स की, और भी ढेर सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि जेईई मेन 2022 के लिए और जेईई एडवांस 2022 के लिए जो रैंक ओरिएंटेड बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर को। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और दूसरा बैच जो है क्लास 11th का, जिसमें रिवीजन भी होगा, क्लास 12th की प्रिपरेशन भी होगी, वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जेईई 2022 के लिए, और 2 जनवरी से हर संडे जो है 2 से 5 आपका एक एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में जो है बहुत ही फियर्स कंपटीशन होने वाला है। तो आप जरूर जो है इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, और आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं देखिए इसमें, कि जो है जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन लेवल के जो है यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी। उस टेस्ट रिपोर्ट से क्या होगा कि आपको जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, वो
खुद हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत है, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है और टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन करना है आपको इस कोड के साथ, NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अनअकैडमी की वेबसाइट, अनअकैडमी की ऐप पे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जो है 3 डाउट जो है एक बार में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 3 डाउट जो है एक बार में पूछ सकते हैं और आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में जो है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और क्या करना है आपको, अनअकैडमी की वेबसाइट है और अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर आप अपना जो डाउट है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, ये लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनका स्लोप होता है कांस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट पर देखें तो स्लोप बराबर आएगा, किसी भी पॉइंट पर देखें तो ये रेट बराबर आनी है। लेकिन यदि ग्राफ ऐसे होता है कर्व, तो इसका मतलब है कि स्लोप अलग अलग आ रहा है, स्लोप घट बढ़ रहा है। इसका मतलब जो क्वांटिटी है, जो रेट है dy/dx, वो भी लगातार चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे स्लोप का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। स्लोप इसलिए हम निकालते हैं, है ना। और कोई भी अननोन यदि ग्राफ आपको दिया हो तो उससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, है ना, और बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी क्या है या इससे क्या मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और x का। अब dv/dx देखेंगे तो हमें कुछ नहीं पता dv/dx क्या होता है, कुछ नहीं होता dv/dx तो। लेकिन हमें एक फॉर्मूला याद है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास v/dx होता है। तो हम इस dv/dx की मदद से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई दिस स्लोप विद वेलोसिटी। तो हो सकता है डायरेक्ट काम आ जाए स्लोप, हो सकता है स्लोप किसी फॉर्मूले में जाके डले और हमें कोई और आंसर दे दे, ना। तो स्लोप हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, आपके पास कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी ग्राफ आपके पास है, कोई भी ग्राफ आपके पास है, हो सकता है वो x एक्सिस के ऊपर हो सकता है वो x एक्सिस के नीचे हो सकता है वो x एक्सिस के नीचे हो, x y x और y ग्राफ हो सकता है ऐसे हो। तो इस ग्राफ का यदि मैं एरिया निकालता हूं, कौन सा एरिया? अब एरिया यदि आपको डिफाइन करना है तो पहले आपको डिफाइन करना होता है कि किस इंटरवल, किस x की वैल्यूज के बीच में हम ग्राफ का एरिया देख रहे हैं। तो मान लीजिए x1 से x2, ये x1 है, ये आपके पास x2 है। x1 और x2 के बीच में जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो होगा ये। आप विजुअली इसका मतलब देख लीजिए, x1 और x2 आपके पास दो वैल्यूज हैं x की, या कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 आपके पास एक इंटरवल है। तो इस इंटरवल में जो एरिया है उसका विजुअली मतलब होता है ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, और ये वाली जो क्वांटिटी है पॉजिटिव मानी जाती है। दिस एरिया विल बी पॉजिटिव, एरिया अंडर द ग्राफ विल बी टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज ये ऊपर बन रहा है। और दूसरा लॉजिक क्या है इसके बीच में कि एरिया पॉजिटिव क्यों लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे x1 है और x2 है, x1 और x2 के बीच में ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो होने वाला है ये वाला एरिया, विजुअली आप देख सकते हैं, और ये नेगेटिव माना जाता है। मैं आपको समझाऊंगा कि अभी कि वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ऐसा मान रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ऐसा मान रहे हैं। अब ये जो एरिया होता है ना बेटा, ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया होता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx, और ये जो एरिया है ये वाला एरिया भी होता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x1 से x2। ये भी क्या होता है आपके पास, फ्रॉम x1 से x2। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका मतलब होता है एरिया। ये जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका मतलब होता है एरिया। और एरिया कहां से कहां तक का है, x1 से x2 का है। x1 से x2 के बीच का एरिया जो है ये कहलाता है आपके पास इंटीग्रल y dx फ्रॉम x1 टू x2। बिकॉज एरिया तो हम कोई भी इंटरवल में निकाल सकते हैं। हम यहां से यहां का एरिया भी तो ले सकते थे, हम यहां से यहां का एरिया भी तो ले सकते थे। इसलिए एरिया को एक पर्टिकुलर वैल्यू में, फिक्स वैल्यू हमें मिले, इसके लिए हम यहाँ पे लिमिट्स लगाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या अंतर होता है। इंडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है। तो फिक्स्ड वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज यहाँ पे हम इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं कि हम इन दोनों इस इंटरवल में हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब यदि आप भूल जाते हैं तो ये जो ट्रिक है ये हो सकता है हमेशा काम ना करे, लेकिन मैक्सिमम समय आपकी जान ये बचाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दिया है, हर समय शायद ना लग पाए लेकिन फिर भी आपकी जान बचा देगी। कैसे कि यदि आपको देखना है कि यार इस ग्राफ का एरिया हमें देगा क्या, इस ग्राफ का एरिया हमें देगा क्या, या इसका स्लोप हमें देगा क्या, तो आप क्या कीजिए, आप
इसका यूनिट लिखिए और इसका यूनिट लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ एक्स या यूनिट ऑफ वाई इंटू यूनिट ऑफ एक्स हमें देने वाला है यूनिट ऑफ इंटीग्रल वाई डी एक्स। हमें पता चल जाएगा कि जो एरिया है इसका वो हमें क्या क्वांटिटी देने वाला है, जो एरिया है हमें क्या क्वांटिटी देने वाला है। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट की बात करूं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, आपको मिलता है यहाँ पे मीटर। तो मीटर का मतलब जो है क्या क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको सही मिले। जैसे आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा बहुत याद रखना होगा आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, उसका एरिया निकालना है। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, हमें इस इंटरवल में एरिया निकालना है। तो एरिया हमें देगा क्या, क्वांटिटी। तो आप इसका यूनिट और इसका यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड क्या, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे ही मान लीजिए आपको लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम यहाँ पे मान लो करंट है और यहाँ पे आपके पास टाइम है। तो करंट और टाइम के बीच का जो एरिया है वो हमें क्या मिलने वाला है, क्या देने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट का जो यूनिट होता है हमारे पास होता है एम्पियर, और ये हमारे पास है सेकेंड। एम्पियर को लिख सकते हैं हम कुलम्स पर सेकंड, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड, तो सेकंड से सेकंड चला गया, आपको मिल गया कुलम। तो ऐसे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। सिमिलरली स्लोप के साथ है, स्लोप हमें देखना है कि इसका स्लोप क्या देगा, रफली क्या देगा। तो हम बता सकते हैं कि क्वांटिटी को डिवाइड करके यूनिट ऑफ वाई अपॉन यूनिट ऑफ एक्स, यह हमें देने वाला है यूनिट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि किस तरह की क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी और टाइम की बात करें, वेलोसिटी और टाइम की, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इसमें डिवाइड कर दिया हमने टाइम की यूनिट से सेकंड से, तो आपको मिलता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन यहाँ से मिलने वाला है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, उसका आपको स्लोप देखना है कि क्या देगा। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी से रिलेटेड कोई क्वांटिटी मिलने वाली है। तो ये आप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे बता रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे y और x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसलिए क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है, यहाँ पे y की जो वैल्यू है निगेटिव है, y की जो वैल्यू है निगेटिव है, x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, इसलिए जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही साहब आपकी ग्राफ की कहानी कि ग्राफ का स्लोप और ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं। क्या वो पॉसिबली दे सकता है, हम यूनिट की हेल्प से बता सकते हैं, यूनिट की हेल्प से ये क्या दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल करते हैं सॉल्व। सवाल है हमारे पास ये, और इस सवाल की हेल्प से आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी पॉपुलर सवाल है। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 18 है काइनेमेटिक्स का। पॉइंट ट्रेवल along x-axis with a velocity whose projection vx is presented as a function of time by the plot in the figure 1.3। तो इस ग्राफ से आपको वेलोसिटी का प्रेजेंटेशन दिखाया गया है टाइम के साथ में। तो आपको मानना है assuming the coordinate of the point x is equals to 0 at moment t is equals to 0, यानी कि जब हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया था तो इसका जो कोऑर्डिनेट था x is equals to 0 था। तो ड्रॉ करना है, ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट फॉर द एक्सेलरेशन एंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस कवर्ड एज। तो हमें एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि वेलोसिटी और टाइम जो है, वेलोसिटी और टाइम जो है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो क्या देगा, हमें एक्सेलरेशन देने वाला है। और जो वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे देने वाला है। और हम जानते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग बैक मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो डिस्टेंस बराबर हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के यदि एक ही डायरेक्शन में वो चले। इफ पार्टिकल डज नॉट टर्न बैक, does not turn back and move in a straight line। स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है ये तो पता है, लेकिन वो वापस यू टर्न मारेगा या नहीं
वो हमें चेक करना होगा। तो ये 3 ग्राफ्स हमें बताने हैं, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का और डिस्टेंस ऑफ टाइम का। तो डिस्टेंस और टाइम का सबसे लास्ट में बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का और फिर बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का और फिर बनाएंगे डिस्टेंस ऑफ टाइम का। ठीक है, हमें यहाँ पे स्लोप के बारे में देखना होगा कि स्लोप कहाँ कहाँ किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखना होगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट, इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ किस तरीके से चेंज हो रहा है, और यहाँ का हम बताएंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ को आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? या तो 1-1 सेकंड में कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल ही नूब हैं, बिल्कुल ही आप एमेच्योर हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको 1-1 सेकंड के इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप उसे ऐसे इंटरवल में तोड़ेंगे जहां जहां वो चेंज हो रहा है। देखिए, यहां से यहां स्पीड बढ़ती है तो एक इंटरवल तो हो गया ये वाला, यहां से यहां स्पीड कांस्टेंट है, ये तो पता चल रहा है ना स्पीड कांस्टेंट है। अरे यहां पे भी 1 मीटर पर सेकंड, यहां पर 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 भी 1 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक जो है वो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। और यहां से यहां घट रही है, यहां से यहां घट रही है, यहां से यहां घट रही है, तो एक इंटरवल हमारे पास मिल जाता है ये, इसमें एक समान तरीके से घट रही है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहां से यहां जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, एक समान तरीके से, एक सेम रेट से, एक समान एक्सेलरेशन से, या एक ही स्लोप है ग्राफ का यहां से यहां तक। कैसे भी आप इनको देख सकते हैं, यहां से यहां तक एक स्लोप है, यहां से यहां तक एक स्लोप है, यहां से यहां तक एक स्लोप है, यहां से यहां तक एक स्लोप है। और हम जानते हैं कि स्लोप का मतलब होता है एक्सेलरेशन, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस पूरे ग्राफ में 7 सेकंड तक 4 तरह के एक्सेलरेशन यहां पर हुए हैं, 4 तरह के एक्सेलरेशन यहां पर हुए हैं। अब इन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि यहां पे स्लोप हमें निकालना है। अब सर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? अब लाइन का स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका यह है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई लाइन दी हुई है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई लाइन दी हुई है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस तरीके से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है लेट्स से x1, y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या, x2, y2। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये x1, y1 हो सकता है, ये x2, y2 हो सकता है। ठीक है, बस मैंने मान लिया कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लेंथ कोई डेफिनेट नहीं होती है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 हैं, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है बेटा, लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, या माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं तो क्या करता हूं, मैं दोनों ही यूज करता हूं, मैं देखता हूं कि पॉजिटिव बनना चाहिए, छोटा बड़ा माइनस छोटा करूंगा, बड़ा माइनस छोटा करूंगा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो भी लेना है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो ये रही बात हमारे स्लोप ऑफ लाइन की। और क्या तरीका है, और क्या तरीका है, और क्या तरीका है, और तरीका ये है कि आप इसे विजुअली देख सकते हैं कि यदि मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, हमें ये एंगल का 10 चाहिए, सो दिस वैल्यू, ये कितना है आपके पास y2 माइनस y1, ये वैल्यू कितना है आपके पास x2 माइनस x1। तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से आपको मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ज्योमेट्री का सहारा ले सकते हैं, चाहे आप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जनरली जो है मैं पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्योमेट्रिकली ही निकाल लूँ। ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो जो है हमें स्लोप मिल जाता है ना, समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में बात कर रहा हूँ, यानी कि इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ में ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास है 1, ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास है 1। सो 1/1 हमारे पास कितना आ जाता है, 1 के बराबर। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ 0 से 1 में आपको कितना मिलता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे कि 0 से लेकर 1 के बीच में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो एक ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है 0 से 1 के बीच में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, अच्छा ग्राफ यहीं पे मिल गया हमको, वाह क्या लग्जरी है।
अब 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्लोप जो है हमारे पास 0 के बराबर है, स्लोप 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में जो ग्राफ है वो बिल्कुल डेड 0 होने वाला है, बिल्कुल डेड 0 होने वाला है। इसका स्लोप 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। उसके बाद बात करते हैं 3 सेकंड से लेकर कहां तक, 6 सेकंड के बीच में। अब यहां पर स्लोप निकालना है, यहां पर हमें स्लोप निकालना है। तो यहां पर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं तरीका, कौन सा, ज्योमेट्री वाला तरीका निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पॉइंट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ज्योमेट्री वाला तरीका लगाएंगे तो ध्यान रखना कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, ऑब्टूस एंगल, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव लेना होगा। तो ये वाला एंगल निकालना है तो मैं ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूं, ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। और ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास है 1 और ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास है 1, सो 1/1 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आ जाएगा आपके पास -1, सो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन मिल रहा है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकाला वो आप देख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म से भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास कितने, 3,1। और कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी आपका जो मन करे। यहाँ ले लेता हूं मैं, ये आपके पास है 6,-2। सो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 3 - 6। तो आपको यहाँ मिलता है ऊपर 3 और यहाँ पे मिलता है आपको -3, आपको मिलता है यहाँ से -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल जाती है। तो आप ग्राफ बना देंगे यहाँ से 3 से लेकर 6 सेकंड तक, 3 से लेकर 6 सेकंड तक आपको ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें देखना है कि 6 से 7 सेकंड के बीच में जो स्लोप है वो कांस्टेंट है हमारे पास, और इस स्लोप की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये एंगल आपको चाहिए, ये एंगल आपको चाहिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस जो है 1 के बराबर है। तो स्लोप हमें मिल जाता है 2/1 1 के बराबर, 2/1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब 6 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो 6 से 7 के बीच में एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राफ आप बना दीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए 7 सेकंड्स के बाद जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप है 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो जाता है। उसके बाद 7 सेकंड के बाद जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ मिल जाता है, इसे आप जो है ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं वर्टिकल लाइन के थ्रू। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें मिल चुका है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल चुका है। पहले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर घट के 0 रह गया। उसके बाद यहाँ पे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उसके बाद अचानक से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। उसके बाद ये फिर से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो चुका है। अब इसको आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए कि आप सोचिए कि आप कार में बैठे हुए हैं, और कार में एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो हमने सबसे राइट साइड में जो पैडल होता है वो हमने प्रेस करके रखा है, गाड़ी जो है एक्सेलरेट हो रही है, और डेसेलरेट रिटार्ड होने का मतलब है कि हमने ब्रेक लगा दी है। तो पहले 1 सेकंड तक गाड़ी को रेस दी जाती है, कह सकते हैं एक्सेलरेट किया जाता है। उसके बाद एक्सेलरेटर छोड़ दिया जाता है या कांस्टेंट स्पीड पे उसको चलाते हैं। उसके बाद ब्रेक लगाई जाती है 3 सेकंड के लिए। उसके बाद ब्रेक लगने के बाद जो है गाड़ी को फिर से एक्सेलरेट किया जाता है। अब हो सकता है ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी डेड स्टॉप हो गई हो सकता है डेड स्टॉप नहीं हुई हो, कुछ स्पीड अभी भी उसके पास हो, है ना। और फिर जो है वो आगे चलते हैं, मतलब एक्सेलरेट होते हैं, और एक्सेलरेट होने के बाद जो है फिर से एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड पे वो चलने लगते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने बना लिया है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। पोजीशन टाइम टाइम ग्राफ। अब पोजीशन के बारे में हम जानते हैं कि ग्राफ जो है हमारे पास VT ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर VT ग्राफ हमें देता है क्या, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें देता है, डिस्प्लेसमेंट हमें देता है।
और इनिशियली वो x बराबर 0 पे था, इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे वो था। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, देख सकते हैं आप क्लियरली कि वेलोसिटी उसका इनिशियली 0 था। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका ग्राफ जो है हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है vt के बराबर। इसका मतलब ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है बेसिकली। और जब कोई ऑब्जेक्ट डेसिलरेट होता है, रिटार्ड होता है, s इज इक्वल टू, तो हम उसमें लिखते हैं vt माइनस हाफ at स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलता है। और वो ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है हमें देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देखने को मिलता है, सॉरी यहाँ से ऐसे डाउन होता है। तो यदि आपको सिर्फ एक रफ शेप बनाना है कि कैसा ग्राफ बनेगा, आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस में से टिक करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां एक्सेलरेट हुए हैं, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हमें मिलने वाली है। उसके बाद रिटार्ड हुए हैं, इसका मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ आने वाला है। और उसके बाद एक्सेलरेट हुए हैं, तो इसका मतलब ग्राफ जो है आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। बिकॉज स्पीड ऑलरेडी कम हो चुकी होगी, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको रफली ऐसा मिलने वाला है, ठीक है, रफली ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट क्योंकि हमें प्लॉट करना है तो हम एक एक वैल्यू का जो है ध्यान रखने वाले हैं। तो पहले आप देखिए बेटा, यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 1 सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहां पे आप एरिया निकाल सकते हैं कि जो एरिया है A1 वो कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू 1 यानी कि आ जाएगा आपके पास प्लस में 0.5। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारे पास x1 मान लेता हूं, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो आपको x1 की वैल्यू 0.5 मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पार्टिकल है वो 0.5 मीटर आगे चला गया है। इसका मतलब हमें ये वाला पॉइंट मिल जाता है। तो एक x मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और नेचर जो है, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो चुका है, 1 से लेकर 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। और इस वाले इंटरवल में यदि आप देखना चाहें कि कितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आपको मिल जाता है कितना, हाफ नहीं आएगा, ये एक बेसिकली रेक्टेंगल है। सो 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर हम आगे चले हैं, 2 मीटर आगे चले हैं, कहाँ तक, 3 सेकंड तक। तो यदि हम 3 सेकंड की बात करें तो 2 मीटर और आगे चले हैं, 2 मीटर और आगे चले हैं। यदि मैं यहाँ पे देखना चाहूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, 0.5। ये कितना आ गया आपके पास, 2। तो x फाइनल की वैल्यू मिल जाती है आपको 2.5। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता है 3,2.5। तो हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं एक अलग कलर से ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि कौन से इंटरवल में कहाँ चले हैं। ये बन गया ग्राफ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस वाले पार्ट की बात करते हैं। 3 से 4 जो है, 3 से 4 सेकंड की बात करें तो क्या हुआ यहाँ पे, एरिया निकालिए। यहाँ पे एरिया आपके पास मिलेगा A3 मिल जाता है आपके पास, हाफ इंटू 1 यानी कि 0.5 आपको मिलता है। इसका मतलब 2.5 से 3 तक पहुंच चुके हैं, 2.5 मीटर और आगे चले गए हैं, 0.5 मीटर और आगे चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर पहुंच चुके हैं। तो 4 सेकंड की यदि बात करूं तो 4 सेकंड पे 3 मीटर तक पहुंच चुके हैं, 3 मीटर तक पहुंच चुके हैं और ये रिटार्ड हो रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है बेटा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो पलट जाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पलट जाता है। और यदि मैं देखूं यहाँ पे 6 सेकंड तक की बारी देखूं, 4 सेकंड से 6 सेकंड तक बात करूं, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है हाफ इंटू, ये वाली डिस्टेंस है आपके पास 2, ये वाली डिस्टेंस आपके पास है 2, सो हाफ इंटू 2 इंटू 2 आपको मिल जाता है आपके पास 2 मीटर के बराबर, और वो भी माइनस में 2 मीटर आपको मिल जाता है। इसका मतलब अब वो 2 मीटर जो है वो पीछे आए हैं, 2 मीटर जो है वो पीछे आए हैं। ऑलरेडी वो 3 मीटर पे थे, 2 मीटर पीछे आ गए तो अब 1 मीटर पे आ गए हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से करके
कि डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल जो है वो हमारे पास पता नहीं कितना है, एक्स इनिशियल हमारे पास कितना है 3 के बराबर है, और ये किसके बराबर आ जाता है -2 के बराबर। तो एक्स फाइनल की वैल्यू आ जाती है आपके पास -2 + 3 यानी आ जाता है आपके पास 1 के बराबर। तो एक्स फाइनल की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है कब? 6 सेकंड पर। तो 6 सेकंड पर बात करें एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 के बराबर। तो ग्राफ यहां से यहां जाता है फिर यहां आता है, तो ग्राफ आपको मिलने वाला है इस तरीके से। ग्राफ आपको मिलने वाला है इस तरीके से। ये आइडिया कैसे आया मुझे कि ग्राफ आपकी बार कर्व होगा, आपकी बार स्ट्रेट लाइन होगा? वो ग्राफ का जो शेप है बेटा, ग्राफ का जो नेचर है वो मुझे पता चला है इनसे। ग्राफ का नेचर मुझे पता चला है इनसे कि भाई जब एक्सिलरेटेड होता है कोई ऑब्जेक्ट तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। जब स्ट्रेट लाइन एक्सीलरेशन 0 होता है तो ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन में, और जब रिटार्ड होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से वेरी होता है, इस तरीके से वेरी होता है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो हमें 6 सेकंड तक पता चल चुका है। उसके बाद बात करते हैं 7 सेकंड की। 7 सेकंड की बात करते हैं। तो भाई 6 सेकंड से 7 सेकंड जो है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो आएगा आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2, यानी कि आपको मिल गया -1 मीटर। अब मैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कर सकता हूँ। एक्स फाइनल -1 इज इक्वल टू -1, तो एक्स फाइनल आपको मिल जाता है 0 के बराबर, यानी 7 सेकंड पर ये एक्स बराबर 0 पे आ चुका है। 7 सेकंड पर यदि बात करें, 7 सेकंड पर यदि बात करें तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे आ चुका है। और क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये एक्सेलरेटेड कैसे हुआ? अभी भी अच्छा एक्सेलरेशन है लेकिन इसके पास वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी भी ये रिटार्ड हो रहा है, अभी भी ये रिटार्ड जो है हो रहा है कुछ इस तरीके से। इसके पास माइनस है वेलोसिटी -vt + हाफ at², तो ये ग्राफ जो है आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। ऐसे हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, ठीक। और उसके बाद बात करें 7 से लेकर 8 की, तो अब उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, अब वो रुक चुका है। अब वो रुक चुका है इसका मतलब अब वो आगे डिस्टेंस कवर नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ। ये हमारे पास पोजीशन वाला एक्सिस है, ये हमारे पास टाइम वाला एक्सिस है। अब हमें ड्रॉ करना है क्या? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो एरिया अंडर ग्राफ होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि जो इंटीग्रल v dt होता है ना t1 से t2, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हैं इसे चेंज इन पोजीशन। और जो इंटीग्रल ऑफ स्पीड dt होता है ना, इंटीग्रल ऑफ स्पीड dt यानी स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ t1 से t2, तो ये हमें देता है क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देने वाला है। स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देने वाला है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमें स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए, लेकिन हमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यदि मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है, तो हमें स्पीड मिल जाती है। तो आप क्या कीजिए, ये जो ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, इस ग्राफ का आप मॉड ले लीजिए। इस ग्राफ का क्या कीजिए? आप मॉड ले लीजिए, ग्राफ का आप मॉड ले लीजिए। अब ग्राफ का मॉड हम लेते हैं तो हम जानते हैं क्या मिलता है हमें। ग्राफ का मॉड यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाता हूं। यदि इस ग्राफ का वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ जो है, इसका यदि मॉड ले लेंगे तो हमें स्पीड टाइम ग्राफ मिलेगा। कैसे? तो हम जानते हैं कि मॉड जब हम लेते हैं किसी ग्राफ का, तो उसमें जो एक्स एक्सिस के बिलो जो क्वांटिटी होती हैं उनका मिरर इमेज हम ऊपर ले लेते हैं। यानी कि ये जो ग्राफ आपको ऐसे बन रहा है, इसका ग्राफ ऐसा ही ऊपर बन जाएगा मिरर इमेज। तो यहाँ पे आपके पास -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये -2 है तो आपके पास +2 हो जाएगा, ये आपके पास 0 है तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 0 रहेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और नीचे वाला जो ग्राफ है उसे आप हटा सकते हैं, नीचे वाला जो ग्राफ है उसे आप हटा सकते हैं। तो हमें अब मिल चुका है स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ। स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसका जो एरिया है वो हमें क्या देने वाला है? हमें डिस्टेंस देने वाला है। हमें क्या देने वाला है? डिस्टेंस देने वाला है। तो ये जो एरिया है बेटा यहाँ तक का जो एरिया है, 4 तक का एरिया, वो तो उसका एरिया निकालेंगे तो सेम हमें वेरिएशन मिलेगा जैसे हमें
पोजीशन में मिला था 4 सेकंड तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, ग्राफ ऊपर चढ़ चुका है, यानी कि जो इसका एरिया नेगेटिव था वो एरिया पॉजिटिव बन चुका है। एरिया जो पहले नेगेटिव था, एरिया वो पॉजिटिव बन चुका है। तो अब यहां से ग्राफ डाउन जाने की जगह अब ये ग्राफ जो है ऊपर जा रहा होगा। तो यदि मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यदि यहां पे बना देता हूं, तो आप इसको जो है ऊपर की तरफ ले आइए, इसको आप ऊपर की तरफ ले आइए, तो आपको ग्राफ जो है मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। यहां से 3 से नीचे गए हैं, 3 नीचे, तो ये 3 ऊपर तक चले जाएंगे, 6 तक चले जाएंगे, यहां तक 6 तक आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। यहां से ऊपर जा रहे हैं और यहां इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस का टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा है, ये वाला, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा है, ये वाला। डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसे और डिस्टेंस टाइम ऐसे। तो ये ग्राफ ऐसे हम बना सकते हैं। काफी अच्छा सवाल था, ढेर सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व थे, सारा जो है रिवीजन हमने यहां से कर लिया है। ठीक है।